कल के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है? इकाई एक है पर्यावरण का। उसमें मुख्य टॉपिक है पर्यावरण के जो घटक हैं। कितने घटक हैं? मुख्य रूप से चार घटक: प्राकृतिक घटक, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक और सांस्कृतिक घटक। इन चारों जो घटक में आपस में किस प्रकार से संबंध है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी बीच में प्रकृति का आज के समय में समाज के लोगों के साथ क्या प्रभाव हो रहा है उसको हम लोग देख रहे थे। इसमें से जो सेक्शन था उसमें हम लोग आए थे प्रदूषण को लेकर के। प्रदूषण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रदूषण डायरेक्ट एग्जाम में आपके टॉपिक में नहीं है, फिर भी प्रदूषण के प्रकार और उसके उसमें होने वाले रोगों को जानना जरूरी है। वायु प्रदूषण किसको कहेंगे? वायु प्रदूषण का मतलब होता है वाहनों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों से, कारखानों से निकलने वाले धुएं, या कोई भी विनिर्माण क्षेत्र सेक्टर है वहां से भी निकलने वाले धुओं से हमारा जो है एटमॉस्फेयर प्रभावित होता है। महानगरों में इसी वायु को नापने के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक माना गया है। वायु प्रदूषण से सामान्य समाज के लोगों में श्वसन संबंधी रोग, अस्थमा, कैंसर जैसे गंभीर रोग बीमारी फैल रहे हैं। इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। आप लोगों को अगर समय मिले तो बिल्कुल पढ़िएगा कि किस किस कारण से वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण से ही व्यक्ति उस वायु से प्रभावित होता है। वहीं जल प्रदूषण की बात करते हैं तो जल प्रदूषण में अधिकतर पानी में पाया जाने वाला आर्सेनिक और फ्लोराइड, ये किसी भी व्यक्ति के शरीर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाता है। आप लोगों को पढ़ना होगा आर्सेनिक की अधिकता से, पानी में आर्सेनिक का घोल मिलता है, उसकी अधिकता से किस बीमारी को हम देखते हैं। फ्लोराइड का समझते हैं, किसी भी व्यक्ति में छाई होता है, दांतों में पीलापन होता है, और पानी में फ्लोराइड की वजह से है। और वो स्थायी पीलापन है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको ब्रश करके निकाल सकते हैं, दांत ही पीला हो जाता है। आर्सेनिक से इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग देख लेंगे, उसमें आर्सेनिक से होने वाले रोग खासकर। तो पेयजल संकट है। उसके बाद इसी में पाया जाता है मरकरी। पानी में हमने कल चर्चा किया था, मरकरी को बोलते हैं पारा। पारा से होता है या मरकरी से होता है, मरकरी या पारा हम लोग बोल दें तो मीना माटा रोग, कभी कभी मिनी माता या मीना माटा। मिला इटाई इटाई, देखिए। हाँ हाँ। आर जल में आर्सेनिक से अधिकता से कौन सा रोग होता है? अभी और आएंगे, रहने दो बेटा। वैसे ही मिट्टी प्रदूषित जो हो जाती है, मिट्टी का प्रदूषण जो होता है उससे भी जितने रासायनिक उर्वरक हैं, जितने कीटनाशक हैं, सभी मिट्टी के उपजाऊ क्षमता को खराब कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज के लोगों का, प्राकृतिक तो प्रदूषण हो ही रहा है, लोगों का भी स्थिति खराब होती जा रही है। ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे कारखाने होते हैं जहाँ तेज आवाज ध्वनि गूंजती है। आप लोग ध्वनि प्रदूषण को समझे तो ध्वनि अपने आप में एक लिमिटेड मात्रा में ही आप सुन सकते हैं ध्वनि को। हाँ, केडीएम होगा। इटाई उसमें आर्सेनिक से देखेंगे, आर्सेनिक से देखेंगे। ठीक। केड हाँ, छाई जो होता है ना पानी में, आर्सेनिक और क्लोराइड। चल जल्दी निकलो। उसके साथ साथ शोर को कम करने के लिए, सड़कों पे वाहनों से को शोर को कम करने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं साइड साइड में, है ना। सड़क के किनारे वृक्षारोपण का जो मूल उद्देश्य होता है वो आपको छाया देने का काम भी करता है, और जो ध्वनि होती है वाहनों से निकलने वाले धुआं भी होते हैं उनको रोकने का काम करता है ये पेड़। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से और ई वेस्ट आज के समय में नए नए खतरे बन चुके हैं, जो मानव जीवन को सीधे सीधे तौर पर परेशान करते हैं। कैडमियम, जो अभी लिख लीजिए, कैडमियम, कैडमियम को सीडी से दर्शाते हैं, इससे होता है इटाई इटाई। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे हम लोग जैसे जैसे शहरी जीवन जीते आ रहे हैं,
लिखिए क्या लिख लिए? इटाई इटाई कैडमियम लिखेंगे, क्रोमियम नहीं। क्रोमियम लिखे हो क्या? हाँ, क्रोमियम नहीं है ना। हाँ, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का जो मुद्दा है, ये हमारे लिए कहना चाहिए देश के विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग शहरीकृत होते जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ते प्रदूषण से हम जूझ रहे हैं। और बढ़ते प्रदूषण में शहरीकरण भी जिम्मेदार है और औद्योगिकीकरण भी जिम्मेदार है। दोनों हमारे लिए अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित होता जा रहा है। इसी में ये दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता खराब होती है, सर्दियों में धुंध और पराली जलने से अत्यधिक बिगड़ती जाती है। कल इसको हम लोग चर्चा कर ही चुके थे। कभी कभी क्या होता है, सीधा पर्यावरण का प्राकृतिक आपदाएं कभी आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को कैसे समझें? वो समस्त आपदाएं मानवकृत अलग आपदाएं हैं। पुल बनाया जा रहा है, पुल टूट गया, वो मानवकृत आपदाएं हैं। लेकिन अगर चक्रवात आता है, सूखा पड़ता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी का जो प्रकोप है, ये किसी क्षेत्र पे लगातार आ रहा होता है, तो वहां का जो समाज है, सामाजिक जीवन या मानव सभ्यता वैसे में खतरे में आ जाता है। इसको रोकने के लिए अभी तो हमारे यहाँ मौसम विभाग बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। कुछ दिन पहले ही चेतावनी मिल जाती है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, समुद्र के नीचे रहने वाले को सूचित किया जाता है कि अपना क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। ये होता है। आप लोगों को तो अब पहले मौसम विभाग से निर्भर रहना पड़ता था, आप सभी अब डिजिटल हो चुके हैं, तो डिजिटल माध्यम से अब समझ जाते हैं अभी 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है, ये आपको पता चल जाता है ना। वेदर का जो ऐप होगा आपके पास इनबिल्ट रहता है मोबाइल में, है ना, और उससे आप पता कर सकते हो कि आने वाले कुछ समय में वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा। तो उससे आप प्राकृतिक आपदाओं से सतर्क हो सकते हैं। किस क्षेत्र पे ज्यादा बारिश होने वाली है, 100% अनुमान है कि यहाँ बारिश होगी, रहता है ना। वेदर का जो देखते हो कि नहीं देखते हो, एक एक घंटे में वो अपडेट देता रहता है। और ज्यादा बारिश होती है तो अलर्ट भी आता है। तो ये आपदा, प्राकृतिक आपदा में चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, हमारे जो भारत का जो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा भूकंप रोधी जोन कहलाता है? सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? भूकंप जोन, कहाँ सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं? तो भारत का जो उत्तर क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, वहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। चलिए, कुछ ऐसे नीति हैं जिनको सरकार ने शुरू की है। बहुत सारे नीतियां, पॉलिसी है सरकार के द्वारा हर प्रदूषण को रोकने के लिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, ये जो 4-5 जो नाम लिखे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में, खासकर अभी हो सकता है मिलाने आ जाए। पूरे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है। जल को प्रदूषण से रोकने के लिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 आया है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिनियम 1900 आया था, लेकिन अधिनियम का नाम है 1981। वन्य जीव, जंगलों में जीवों को बचाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया है। वैसे ही एनजीटी का कॉन्सेप्ट आया है। एनजीटी किसको कहते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जितने भी पर्यावरणीय विवाद होते हैं राज्यों के बीच या अन्य देशों के बीच या अन्य राज्य, दो राज्यों के बीच, तो उनको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है 2010 में, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वैसे ही हमारे यहाँ पे भारत के जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट के साथ साथ सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डेडलाइन कब है? कब है? 2030। 2030 था, लिखा भी है। टीवी 25 था, 27 फिर वो बढ़ा बढ़ा करके अब तो 30 भी हो गया होगा। टारगेट जो अचीव करने का रहता है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो 2030 का है। क्या क्या था, कितने लक्ष्य थे 17 लक्ष्य में?
शिक्षा व्यवस्था में सुधार एसडीजी का कौन से नंबर का लक्ष्य है? शिक्षा गुणवत्ता 4, गोल नंबर 4 लिखिए थे ना, शिक्षा गुणवत्ता। एसडीजी 3 4 3 स्वास्थ्य, पहला पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। कम से कम वहां से 8 तक याद रखेंगे, 8 तक, है ना। वही तो हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यक चीजें हैं, बुनियादी चीजें, उसको लेकर काम किया जा रहा है। पांचवा क्या था? ऊर्जा था क्या? स्वच्छ ऊर्जा, हाँ, जेंडर इक्वलिटी। चलिए आगे देखिए इसको। भारतीय परंपरा और पर्यावरण सबको ध्यान रखते हुए हमने भारतीय संस्कृति में नेचर को अपना देवतुल्य माना है, देवता माना है। और देवता मान करके हमने वृक्षों की पूजा करना शुरू किया, नदियों की पूजा करना शुरू किया, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है। क्यों किया जाता है? एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्धि के लिए। उसके साथ साथ पूरी पृथ्वी के लिए कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम। ये हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो, लेकिन कम से कम ध्यान रखेंगे हम प्रकृति से कैसे जुड़े हैं। तो हमारी संस्कृति और प्रकृति एक दूसरे से अभिन्न रूप में जुड़ी हुई है। आपस में अंतः संबंध जब भी पूछा जाता है तो ये आता है कि हम किस मामले में पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को और बच्चों को इधर देख लेंगे। बच्चों को और युवाओं को पर्यावरण से कैसे हम लोग जोड़ते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बच्चों में पर्यावरण की आदत डालना। अभी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक पेड़ आगे, वैसे ही एक और मुहिम चला था, एक बच्चा एक पेड़, एक पौधा एक पेड़ माँ के नाम। ये अभियान है। हम अगर बच्चों को शुरुआत से ही स्कूलों से या फिर बचपन से ही इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से या कल्चर से नहीं जोड़ेंगे तो वो उसका विरोधी भी हो सकता है। इसलिए उनको पर्यावरण से संबंध में आदत डालना बहुत जरूरी है। शुरू के बच्चों में अभी आएगा कि हम पाठ्यक्रम जब निर्माण करते हैं, बच्चों को का पुस्तक निर्माण करते हैं, तो पुस्तक निर्माण में, सिलेबस के निर्माण में इन्वायरमेंट की क्या भूमिका है, वो सिलेबस में है, यूनिट 3 में है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए पर्यावरण के हिसाब से। तो पाठ्यक्रम बनाने का जो ठेका है वो कौन लेता है? एनसीईआरटी ही तय करता है कैसे कैसे शामिल होना चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नवीनीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देना चाहिए। आप वाहन चला रहे हो तो वाहन में कौन सा वाहन चलाओगे आप? ई रिक्शा चलाओगे, हाँ, ईवी, ईवी गाड़ी। ई रिक्शा जरूरी नहीं है रिक्शा चलाना, आपको ईवी गाड़ी चलाना चाहिए। साथ ही साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, रिसाइकल जैसे चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सारे कार्यक्रम में भोजन दिया जाता है तो फिर जो पत्तल का उपयोग किया जाए, वापस कई स्थानों पे जो पत्ते हैं उसका पत्तल वितरित किया जाता है। कुछ कुछ चीजें इन्वायरमेंट को लेकर के डालना है। ये चुनौतियां हैं, चुनौतियां आपके लिए प्रश्न नहीं बन सकते हैं, है ना, समाधान ही प्रश्न बन सकते हैं। चुनौती है लगातार देश में बढ़ती जनसंख्या, लगातार लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा करके आगे बढ़ रहे हैं, ये चुनौती है। हमारे यहाँ जो संसाधन है उसको सतत रूप से उपयोग ना करके अपने हिसाब से संसाधन को दुरुपयोग किया जा रहा है, ये है। उसके साथ साथ जो पर्यावरण के रूल्स बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट की नीतियां बनाई जाती है और जनता उसे एक सिरे से नकार देती है। जब उनका फायदा होता है उपयोग किया जाता है, जैसे उनको लगता है कि नुकसान है तो वो पर्यावरण को छोड़ देते हैं। वहां पे कुछ लगा दीजिए, वो है ना पैर रखने वाला। ये है समाधान क्या है आज के समय में पर्यावरण को बचाने के लिए। आपसी संबंध, जो अंतः संबंध है पर्यावरण क्या, लोगों को क्या करना है? सबसे पहले जागरूक करेंगे, जीवन भर जागरूक करते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है जब तक खुद अमल में नहीं लाएंगे। दूसरा है, ये इस पर काम किया जा रहा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग
एक बार उपयोग करके फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा समझते हैं? हाँ, नो नो, भूतापीय ऊर्जा। जमीन के अंदर का कुछ ऐसे क्षेत्र रहते हैं, जमीन के अंदर ही अब पानी खौल रहा है, गर्म पानी, वहां के भाप से हम बिजली बना सकते हैं। जैसे बलरामपुर का ताता पानी, बलरामपुर में एक जगह है जिसका नाम है ताता पानी, वहां का पानी ताप है, मतलब गर्म है, इस कारण से जगह का नाम भी ताता पानी है। अपने कल्चर को अच्छे से रखिए, सतत कृषि करिए, हरित उद्योग को अपनाइए, सतत कृषि उपयोग कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचाएं। तो ये है। अब आपका पेडागोजी का हिस्सा आ गया जिसको आपको एकदम ध्यान से समझना है। वो हिस्सा था एक सामान्य रूप से जीके के हिसाब से भी है, और सामाजिक जो घटक है, प्राकृतिक जो घटक हैं, आर्थिक घटक हैं, और सांस्कृतिक घटक, चारों का अंतः संबंध था। अब बच्चों के हिसाब से अब अपने आप को शिक्षक मानेंगे और समझते जाएंगे कैसे ये आगे बढ़ेगा। बच्चे या बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता, आप पर्यावरण से कितने घनिष्ठ हैं ये आपकी रोचकता दिखाती है कि आपने अपने जीवन में पेड़ लगाया है। आपने किसी ने पेड़ लगाए होंगे लेकिन सक्सेस नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। पेड़ तो लगाए ही होंगे, है ना? सक्सेस हुआ होगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों का। हर बार आम खाते हो, लगाते हो, ऐसा होता है जो टेस्टी हो गया उसको लगा देते हैं लोग, उसके बाद क्या काम है उसको पोषण करना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 1 साल 2 साल, वो जैसे घर से बाहर निकलने की स्थिति में आई, अब इसको सुनते जाइए, इसमें फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। बच्चे की स्थिति कैसी होगी? 1 साल में घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, अपने माता पिता के साथ बाहर घूमना शुरू कर दिया, तो वो परिवेश में जुड़ेगा। परिवेश में जैसे जुड़ता है, वहां के समाज के लोगों के साथ जुड़ा तो कुछ ना कुछ बोली भाषा सीखता है, कुछ पेड़ पौधे देखता है, उसके बारे में ज्ञान लेता है, सड़क, रास्ते, मार्ग, जो नाली गली, सबके बारे में वो छोटी छोटी जानकारी लेते रहता है। धीरे धीरे उनके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, पेड़ को काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए, ये तो बात की बात होती है। धीरे धीरे वो चीजों के से परिचित होता जाता है, और परिचित होते समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके उस समय, उस दौरान वो जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट ले रहा है ना, उनकी जिज्ञासा को हम पूरी करें। बहुत बड़ा पेड़ दिखा, आगे जाके पौधा दिखा, तो ये वैसा ही उनको दिख रहा है, हरे भरे, तो वो हो सकता है बच्चा पूछे ये छोटा क्यों है पेड़, ये बड़ा क्यों है? पेड़ में आप लोग बोलेंगे पेड़ बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो चलते क्यों नहीं है? तो हो सकता है ना, कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ऐसे आपके पेडागोजिकल हिस्से में कुछ प्रश्न बनेंगे, तो उसका जो शब्दावली रहेगा वो पेडागोजी वाले शब्दावली रहेंगे, जो आपको इंग्लिश साइड भी देखना है और पढ़ना है। 2 घंटे का एग्जाम में समय पर्याप्त होते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप गणित में एक्सपर्ट हों, तो अंग्रेजी में एक्सपर्ट हों, तो तब वो आपके लिए पर्याप्त है, नहीं तो आपके लिए 4 घंटे भी कम है ना। अभी आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट बताया जाएगा 2 घंटे में कैसे बनाना है। देखिए ऐसे बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और सीखने के इच्छुक होते हैं। उनके लिए जो नेचर होता है या पर्यावरण केवल पढ़ने का ही विषय नहीं होता है। आप स्कूल में भेज दिए, उनको पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हो, आप लोगों को पाठ पढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण सिखाया जा रहा है, प्रदूषण पढ़ाया जा रहा है, ऐसे प्रदूषण से बचाव हो सकता है। आप यहीं पे कुछ खा के यहीं पे फेंक के चले जा रहे हो, ये तो फिर पर्यावरण का पाठ क्या सीखे? फिर ऐसे बच्चों को बताया जाता है ना, ऐसी खाते हैं तो कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए। तो प्रकृति और पर्यावरण बच्चे का पढ़ने का विषय नहीं होता, बल्कि वो खेल का विषय होता है। उसमें कुछ ना कुछ खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ नेचर में ढूंढते हैं, साथ ही साथ आनंद का भी साधन होता है। अब देखिए उनके लिए नेचर में क्या क्या चीजें होती हैं रोचकता के लिए। देखिए बच्चे पेड़ पौधे देखते हैं, पहली बार तो देखेंगे ही, उन लोग बाहर निकलेंगे तो पेड़ पौधे के बारे में वो ऐसा थोड़ी कि रोज उस पेड़ को देख रहा होगा तो उसके बारे में उसका जीएस स्ट्रांग हो गया, संभव है क्या? नहीं है। तो उनके बारे में कोई ना कोई तो इच्छा जिज्ञासा जगेगी कि ये क्या है। नदियां हों, पक्षी, जानवर, बारिश, इंद्रधनुष का बनना,
ये सब बच्चों के स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं, क्योंकि घर से वो बाहर पहली बार निकले होते हैं। और इस सब मामलों में जैसे जैसे उनकी रोचकता बढ़ती जाती है, उनमें जानने की, समझने की और सृजनशीलता भी बढ़ती जाती है। सृजनशील होना का अर्थ क्या है? वो खुद भी वो करके देखना, क्रिएटिविटी आना उनके अंदर। ठीक। संवेदनशील होना, संवेदनशील का मतलब है छोटा सा पेड़ है वो टूट गया, किसी एक पशु जा रहा है, डॉग ही जा रहा है, छोटा सा डॉग का बच्चा है जा रहा है, उसका पैर किसी से लग गया, तो छोटे बच्चे हो सकते उस पर इमोशन हो, है ना। संवेदनशीलता आती है, पेड़ पौधों के प्रति आएगी, जानवरों के प्रति आएगी, पशु पक्षी के प्रति आएगी, आपके अंदर भी होगी संवेदनशीलता, तो होगी। किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो होगा ना, है कि नहीं आपके अंदर संवेदनशीलता, है ना। ठीक है, देखता हूँ मच्छर बैठेगा तो फिर उसको मारते हो कि नहीं मारते हो? मच्छर के लिए नहीं है, उसके साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए वो प्रेरित होता है। अब देखिए, कोई भी बच्चा एनवायरमेंट के साथ या प्रकृति के साथ कैसे जुड़ता है। बच्चे का जो बचपन होता है वो सीधा सीधा देखें तो बाहर जैसे ही निकला वो खुली हवा में मिट्टी में खेलते हुए बच्चे आपको देखेंगे, है ना। आप किस समय में ये माना जाता है कि कोई बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा है, बाहर गंदे मिट्टी या कोई ऐसे धूल कंकड़ से खेल रहा होता है, तो ये पहले माना जाता था कि शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत जरूरी है। आजकल तो थोड़ा सा भी मिट्टी हाथ में हो जाए बच्चों को तो हम लोग डांटते हैं, यही स्थिति आ गई है। मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, पशु पक्षी हो गया, इनसे बच्चे का जुड़ाव, बच्चे खुद जुड़ना महसूस करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न आता है, ये आपको डीएडी वाले पुस्तक में मिलेगा, है ना। एक दो बच्चों के बातचीत है, एक दो भाई बहन है, उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है, उसकी मम्मी से वो संवाद करते हुए पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया कि कैसे बच्चों का जुड़ाव होता है ना। एक्टिविटी है उसमें, जैसे जैसे वो जा रही होती है मार्केट, जो भी चीजें दिखता है उसके बारे में वो दोनों भाई बहन अपनी माँ से प्रश्न पूछते जाते हैं कि ये कैसा है, वो कैसा है। जैसे पेड़ क्यों हिलते हैं, बताएंगे। छोटा बच्चा पूछता है पेड़ क्यों हिलता है, तो हवा चलती है, तो किधर से चलती है हवा, तो हवा क्या है बताओगे ना, हवा क्या होता है, तो कहाँ है दिखाओ, कैसे दिखाएंगे हवा को। हवा को फिर वहीं पे उनका कॉन्सेप्ट डालना है। अभी इसमें भी है कॉन्सेप्ट, टॉपिक है कॉन्सेप्ट, अवधारणा, पर्यावरण के प्रति अवधारणा। पढ़े होंगे सिलेबस को, कौन सी यूनिट में है, अब पूछूंगा फिर, इस सिलेबस को याद करना था आप लोगों को। पर्यावरण के प्रति बच्चों का अवधारणा बनना, हवा को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता, तो ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो धीरे धीरे आएगा। पत्ते का हिलना हमको ये एहसास कराता है कि वहां पर कोई हवा है, और हवा से ही पत्ते हिलते हैं प्राकृतिक रूप से, ऐसा बताना है। बारिश कैसे होती है, तो बारिश कैसे होती है, तो ऊपर भगवान है, भगवान ऊपर से पानी गिराता है, ये बताया जाता है। बताते थे ना पहले, क्यों बताते थे आपको ही नहीं पता, संघनन की प्रक्रिया होती है। अब आपको ये भी लगता होगा कि छोटे बच्चों को क्या संघनन की प्रक्रिया बताओगे, ये बिल्कुल गलत है। जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस होता है, उसको शुरू से ही बताना है बच्चों, शुरू से छोटे बच्चों को। अगर बारिश कैसे होती है, बादल कैसे गरजते हैं, तो इंद्र भगवान बाजा बजाता है ऊपर, ये बोला जाता था ना। नहीं, बताना है कि जो आकाशीय जो घटना होती है वो शुरू से डाल दीजिए, धीरे धीरे फिर समझ नहीं आया लेकिन शब्द तो आ गया है कॉन्सेप्ट के लिए। कैसे बिजली का चमकना होता है, कैसे गरजना होता है। हाँ, संघनन ना बोल करके आप संघनन की प्रक्रिया को बता सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि आप विज्ञान की भाषा में समझाएं, पर्यावरण की भाषा में समझाएं। आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को सिखाने के लिए सबसे आवश्यक होती है उसकी मातृभाषा, है ना। गर्मी के दिनों में तालाब सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं बताइए, धूप पड़ता है बहुत, वहां से भाप निकलता है, बादल में घूमते रहते हैं, वही बरसात के समय में नीचे गिर जाता है, वही पानी फिर ऐसे ऐसे होते रहता है। इतना तो बता सकते हैं, है ना। तो आप कभी गलत चीजें नहीं बताएंगे कि भगवान बाजा बजाता है ऊपर में, उसके बाद भगवान इंद्रधनुष ऐसे गिरता है, वज्र से तो पानी गिरता है। ये मान्यताएं हैं, धर्म की मान्यताएं, इसको आपको अलग से बताना ही है, लेकिन सबसे पहले जो सिद्ध है उसको तो बता सकते हैं। इसीलिए तो यहीं से उनकी जिज्ञासा या तो गलत चली जाएगी, जैसे आपकी चली गई है शुरू से, है ना, या तो वो उसके बारे में हमेशा गलत
कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ेगा। इसलिए है एक पर्यावरण की समझ का बनना, अवधारणा का बनना आपकी सिलेबस में लिखा हुआ है। ये जिज्ञासा ही उन्हें पर्यावरणीय ज्ञान और संरक्षण की ओर ले जाएगा। शुरू से ही उनको अगर ये डाल दिया जाए तो कि इसको हमको बचाना होता है, अगर नहीं बचाएंगे पक्षी कहाँ चले जाते हैं, तो कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे उड़ते हैं, शुरू से बताइए। जो रियल कॉन्सेप्ट है यही चाह रहा होता है। खेल के साथ पर्यावरण का जुड़ाव बच्चों का ना, ये अभी हम क्या हेडिंग क्या है इसका, बच्चों का पर्यावरण के प्रति रोचकता। वही रोचकता आपको उनके अंदर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी जो बच्चे को पर्यावरण से जोड़ेगा। बच्चे पर्यावरण को खेल की तरह अनुभव करते हैं, शुरू से ही खेलते हैं, जैसे पेड़ों पे चढ़ना, बगीचे में खेलना, तो दोनों प्राकृतिक पर्यावरण है। उसी के साथ साथ नदी किनारे कंकड़ फेंकना, सब उन्हें आनंद देता है, लेकिन आप उनसे धीरे धीरे उनका जुड़ाव कैसे पर्यावरण से हो रहा है ये वो भी अनुभव नहीं कर पाता और आप भी नहीं समझ पाते। ये क्या हो जाए, खेल के माध्यम से प्रकृति से सीधे सीधे जुड़ते जाते हैं। खेल के माध्यम से जैसे जैसे वो प्रकृति के अलग अलग विविधताओं से वो जुड़ते हैं, वो बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वो समझ लेते हैं कि कौन से पेड़ छोटे होते हैं, कौन से पेड़ बड़े होते हैं। तालाब के किनारे में पानी भरा हुआ है तो मछली पानी में ही रहती है, यहाँ निकलती है तो मर जाती है। ये सब चीजें धीरे से कैसे, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, हम पहले से पढ़ाते नहीं हैं, बाद में उस चीज को वो अनुभव करता है। ठीक, बच्चों को कहानियां, कविता और चित्र के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाए तो वो इसे बोझ नहीं समझते। स्कूली गतिविधियों में आपको अगर किसी छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा तो छोटे बच्चों के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग या पोस्टर का उपयोग, चार्ट का उपयोग किया जाए, जिससे वो, अभी ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, ऐसा किसी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनके लिए बोझिल हो जाएगा, है ना, नींद आएगा। तो यहाँ चित्र रहता, मछली जल की ऐसा वाला चित्र रहता, पेड़ मित्र होते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा लगता, मछली होती, उसके बाद नदी तालाब की फोटो होते। वही कह रहा है इसमें कि हम अगर औपचारिक शिक्षा देने की बात करते हैं तो बच्चों को सीधा सीधा, या हमारे पास उपलब्ध है संसाधन तो दिखाइए, रियल चीजें दिखाइए, है ना। रियलिया होता है, इंग्लिश पेडागोजी में आएगा, रियलिया पढ़े भी थे। रियलिया एक मेथड है पढ़ाने का, रियलिया, जिससे बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो रियल चीज दिखाकर, एग्जाम्पल दिखाकर समझाते हैं। ठीक, जैसे मैंने अगर बना दिया ऐसे, एक मछली बना दिया ऐसे, तो आपको पता है ये मछली की आकृति का है एक, लेकिन बच्चों को रियल बताना होगा तो एक जिंदा मछली ला करके दिखाना। एप्पल बताना है तो तीन तरीके हैं, सेब, ये भी सेब है, ये भी सेब है, मान लीजिए ये भी सेब है, और आपको दूंगा वो भी सेब है। तो जो मैं रियल चीज दूंगा वो मूर्त हो गई। मूर्त चीजें पर्यावरण के लिए सबसे अधिक, गणित के लिए सबसे अधिक, किसी छोटे बच्चों के लिए सिखाने के लिए मूर्त चीजों से सबसे पहले सिखाया जाता है। उसके बाद उससे संबंधित रियल चित्र जो जैसा वो दिखता है उस पे आते हैं। और अमूर्त ये है, सेब लिख दिया तो ये सेब सेब नहीं है, वो वाला सेब है जिसने आपने रियल रूप में देखा है, वो अमूर्त अवधारणा है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, इसीलिए कभी कभी बच्चों को पर्यावरण पढ़ा लिखा रहे होते हैं तो एक आता है भ्रमण। भ्रमण भी टॉपिक है आपके पर्यावरण में। बच्चों को समुद्र के बारे में बताना है कि बताओ कि समुद्र इतना बड़ा होता है, बहुत दूर तक पानी ही पानी होता है, तो समझ नहीं आएगा, उसको ले जाइए समुद्र, नदियां, तालाब। इसलिए एजुकेशन टूर बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देता है। बच्चों में ऐसे ही पर्यावरण के प्रति रोचकता आती है। नहीं तो आप भाषण दे रहे हैं खड़े होकर के, ऐसा होता है वैसा होता है, तो छोटे बच्चे समझ नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ पर्यावरण में बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों को भी लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग पर्यावरण के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब आएगा, तो बस ये है कि उसकी शब्दावली को ध्यान से समझना, बच्चे के परिप्रेक्ष्य में समझना है, एक बच्चा कैसे पॉजिटिव रूप से वो सीखने की कोशिश करता है।
कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिससे हम डायरेक्ट बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए जोड़ सकते हैं। पहला चीज तो समय समय पे स्कूलों में, घर में, आसपास होने वाले वृक्ष बोला जाए कि चलो आज पेड़ लगाते हैं, है ना। तो हो सकता है इच्छा ना हो, तो पेड़ के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको बच्चों को दे दो, चलो इसको पकड़ो और वहां तक चलना है। कुछ तो ऐसे एक्टिविटीज कराएंगे जिससे उनके अंदर क्या होगी, इच्छा हो जगेगी। जैसे कि बच्चे को स्वयं दे दो पौधा, चलो लगाइए, गड्ढा बना दीजिए, आप दे दीजिए, वो बहुत इंटरेस्ट से लगाएगा और हो सकता है वो पेड़ सक्सेस हो जाए। कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए होंगे, उस पेड़ को देखते होंगे तो हमेशा गर्व महसूस करते होंगे और ये बोलते होंगे मेरे द्वारा लगाया गया पेड़ है ना। तो आप लोगों ने कोई एक आध पेड़ लगाया होगा तो उसको आप देखते भी होंगे तो गर्व महसूस करते होंगे। नहीं लगाए हो तो अब लगा लीजिएगा, पेड़ लगाना जरूरी है। दूसरा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए क्लास को या पर्यावरण के से चीजों को रोचक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूरबीन के माध्यम से बच्चों को दूर उड़ रहे पक्षी को दिखा सकते हैं, चंद्रमा को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, सूर्य को दिखाने का, सूर्य में दूरबीन में तो बहुत अलग स्थिति होगी, बहुत दूर तक कोई वस्तु है उसको दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों ने ये भी किया होगा, कचरों से रिसाइकल, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीजें की होंगी। पुरानी बोतल से गमला बनाना होता है ना, छोटा बोतल हो गया, उसमें छोटे छोटे पौधे लगा दिए, गमला का रूप ले लिया। फिर है प्लास्टिक के बॉटल या उससे खिलौना बनाना। कभी कभी ग्लूकोज का जो चढ़ाया हुआ बॉटल से बहुत सारे आकृति भी बनाते हैं बच्चे, है ना। कबाड़ से जुगाड़, तो कबाड़ वाला जो चीज है उससे अच्छी अच्छी चीजें बनाना। बच्चों को नेचर्स के लेकर प्राकृतिक चित्रकारी बनाना। और आप चर्चा भी कर चुके हैं हम लोग इसमें कि बच्चों को अगर बनाने बोला जाए कि एक बनाइए, चित्र बनाइए अपने हिसाब से, तो क्या चित्र बनाता है, नेचर का ही वो चित्र बनाता है। कौन सा चित्र, ये है, वही होता है कि आपको बच्चे भी हो चाहे आपको भी हो, एक प्राकृतिक नेचर का कोई चित्र बनाने बोला जाएगा तो ऊपर में सबसे पहले कुछ बादल बनता है, उसके बाद सूर्य भी निकल जाता है यहाँ से कभी कभी, सबका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ पहाड़ बनते हैं, उसके बाद इस पहाड़ से निकलने वाली नदियां होती है, नदी में तालाब होता है, कभी कभी कुछ कुछ पेड़ बन जाते हैं, पेड़ के नीचे घर। ये क्या है, ये बच्चे के अंदर आया हुआ कॉन्सेप्ट है नेचर के प्रति। शुरू से यही कॉन्सेप्ट आपके अंदर आया हुआ है कि एक पेज में नेचर का कौन सा हिस्सा हम डाल सकते हैं, यही डाला जाता है। बनाए होंगे तो यही चीज बनाए होंगे, कुछ ना कुछ बनाए होंगे, तो सब लोग यही बनाते हो, है ना। कभी इससे अलग नहीं बनता, इसलिए ये नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। बच्चों को बोला जाए तो ऐसा ही बनाएंगे, इसलिए जरूरी है। पानी बचाओ के लिए समय समय में बच्चों को पानी के संदर्भ में भी, जल संरक्षण के संदर्भ में बताना चाहिए कि नल चालू है तो बंद करना चाहिए, पानी की कमी को बताना चाहिए, कैसे हम पानी का सही उपयोग कर सकते हैं, गमले में कितना पानी डालना चाहिए, अन्य चीजों में कैसे पानी का उपयोग करना चाहिए। बड़ों बच्चों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो पर्यावरण के साथ साथ बहुत सारे कहानियों के माध्यम से पढ़े, प्रकृति के चीजों को समझे। प्राकृतिक चीजों को समझने का मतलब है जंगल किसे कहते हैं, जानवर, पशु पक्षियों। आप लोगों ने पंचतंत्र की कहानी तो सुनी होगी। अब पंचतंत्र को नहीं पता होगा तो अब फिर आप बहुत बहुत दूर है। पंचतंत्र आज के समय में विष्णु शर्मा, सुने, विष्णु शर्मा ही नाम है। हाँ, पंच, जितने भी कहानियां हैं बनती है, जो अब तो एनिमेशन चीज हो गया है, पहले बुक आता था विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी। और ये छोटे से छोटे आईएएस के एग्जाम तक में पूछा जाता है कि पंचतंत्र की कहानियां किसके द्वारा लिखी गई। कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को लिख रही है पंचतंत्र की कहानी। वो जितने भी कहानियां लिखते हैं वो शिक्षाप्रद कहानियां होती है, प्रकृति से जुड़ी हुई कहानी होती थी, जीव जंतु से जुड़ी हुई कहानियां होती थी। अपने आप में वो कहना चाहिए भारत में कहानियों के नाम पे पंचतंत्र अपने आप में बहुत यूनिक चीज था। तो ये सब कथाएं बच्चों को नैतिक शिक्षा देता है। जो मोंगली है, मोंगली वाला है ना, वो भी प्रभावित है उससे।
मोंगली, मोंगली जानते हैं ना, जंगल बुक। हालांकि जंगल बुक को लिखा दूसरा है ना, वैसे ही कहानियां। ये तो हो गया चित्रकला, संगीत के माध्यम से लगाओ। बच्चे की नज़र में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्यावरण में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे गंदगी हैं या प्रदूषण हैं, उसको लेकर प्रश्न करते भी हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आपके सामने हो जाते हैं जिससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें यह होता है, हो सकता है एक छोटा बच्चा अपने समय में कुछ ज्यादा से ज्यादा पक्षियों को देखता था, बाद में पक्षियों की संख्या कम हो गई, तो उनके द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पक्षी अब कम क्यों उड़ते हैं, तालाब का पानी गंदा क्यों हो जाता है, धुआं क्यों निकल रहा है। तो उनके अंदर प्रदूषण को लेकर के चिंताएं आ जाती है। रोचकता का मतलब है कि आप जिसको जिस रूप में देखे थे वो उसका स्वरूप बदल गया है, अर्थात प्रदूषित हो गई है। और उनके संरक्षण के लिए भी बच्चे बहुत सारे प्रयास करते हैं। ठीक है, आनंद तो ले रहे होते हैं लेकिन उनकी समस्याओं को भी जानते हैं और दूर करने का भी प्रयास करते हैं। डिजिटल युग और बच्चे बच्चे मोबाइल से जुड़े हुए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि एक ऐसा हिस्सा है हमारे यहाँ पे जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे चैनल हैं, पर्यावरण, बच्चों के लिए पर्यावरण को समझाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, सौर मंडल को समझाने के लिए, नेचर को बताने के लिए, उससे जुड़े हुए संरक्षण को बताने के लिए अलग अलग चैनल उपलब्ध हैं। तो इनसे बच्चे देखते हैं, सीखते हैं और संरक्षण के लिए एक इच्छा शक्ति जगती है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है केवल देखने और इच्छा शक्ति से ही काम नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से वहां जाना है, जा करके वास्तविक रूप से वहां पे काम करना होगा, बच्चों से जोड़ना होगा, तब जा करके आप सही और सफल हो पाएंगे। ये भी वही चीज है, बच्चों और पर्यावरण शिक्षा का भविष्य। अगर बच्चों को शुरू से ही पर्यावरण शिक्षा दी जाए तो जीवन भर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। ये बहुत जरूरी है, शुरू से ही हमको रियल चीजें बताना है, नहीं तो वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट में चला जाएगा और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। ये जरूरी है कि एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना जरूरी है, और उसके लिए आप जितना हो सके बच्चों को शिक्षा में पर्यावरण में रोचकता से पढ़ाइए। ये आपको स्कूल के बच्चों के साथ साथ घर के बच्चों को भी के लिए भी बात की जा रही है ना, एक सामान्य एक बच्चे को कैसे हम लोग इन्वायरमेंट से जोड़ेंगे। तो आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए हमको पढ़ाई में भी रोचकता लानी पड़ेगी। ये कुछ मामलों में बच्चों के पर्यावरण में रोचकता। यूनिट 2, अब देखिए सिलेबस यूनिट 1 का टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, सिलेबस है। प्रश्न कैसे बनेंगे इसका एक दो तीन प्रश्न में डालूंगा, दो तीन बोलता हूँ, दो तीन टेस्ट में सिलेबस रखे होंगे। तो देखिए सिलेबस सब लोग लेके बैठेंगे, 3 पन्ने का सिलेबस है। पर्यावरण के घटक इकाई 1 था। घटक समझे हम लोग, घटक में कितने घटक, सामाजिक घटक, आर्थिक घटक, प्राकृतिक घटक और सांस्कृतिक घटक। उसके बाद है उनके बीच अंतःक्रिया, देखें कि प्रकृति से समाज का क्या कनेक्शन है, समाज का इससे क्या कनेक्शन है। उसके बाद देखे हैं अभी पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, सरोकार में अभी देख रहे थे कैसे कैसे प्रदूषण हो रहे हैं, कैसे लोगों का जीवन खराब हो रहा है। फिर बच्चों का पर्यावरण के प्रति रोचकता, इकाई 1। ठीक है, तीनों चीजें उसमें कनेक्ट हुई। अब हमने ये इकाई 2 लिखा हुआ है, इकाई 2 में आपके पास ये है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। अभी जो हम रोचकता की बात कर रहे थे उसी का अगला स्टेप होता है समझ। अब उसमें कैसे समझेंगे, यही
अब ये पढ़ना है कि हर बच्चे का दृष्टिकोण कैसे होता है पर्यावरण के प्रति, हर बच्चे के अंदर वो कॉन्सेप्ट है कि नहीं पर्यावरण को, जैसे जैसे आप बताओगे वैसे वैसे बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इसमें परिवेश संबंधी, ये पिछले भर्ती में नहीं था ना, ये वाला नहीं है, ये वाला बस था, ये वाला अभी नया जुड़ा हुआ है। परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रहण, और परिवेश मतलब पर्यावरण के आसपास के परिवेश, उसका विश्लेषण, अवलोकन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान। और समस्या समाधान जहां आ गया तो आपको प्रदूषण रोकथाम के उपाय भी जानने जरूरी होंगे उसमें। ये इकाई 2 है। सामान्य शब्दों में नोट्स बना हुआ है, उस सामान्य शब्दों को आप पैडागॉजिकल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक को लिखेंगे पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, ज्यादा कुछ नहीं है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेते जाना है आप लोगों को। सिलेबस याद हो जाना चाहिए बस। इकाई 1 में किसके बारे में चर्चा की गई थी, इकाई 2 में किसके बारे में चर्चा की गई थी, आपको एग्जाम हॉल में वो बहुत मदद करेगा कि किस टॉपिक का है तो उस टॉपिक में हम क्या पढ़े थे, बहुत मदद करता है। आपको पता ही नहीं किस टॉपिक का प्रश्न है तो फिर रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप। पूरे टॉपिक को कॉपी में आप लिखते जाइए। इधर देखेंगे, आप लोगों को मैं समझाने बोल दूंगा नहीं तो इधर सुनेंगे नहीं। हाँ, बात कही जा रही है कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण के बारे में हम लोग समझ चुके हैं एक बार तो कम से कम, कि हमारे चारों ओर का वो सभी चीजें जिसपे हम रहते हैं, सजीव और निर्जीव, हमारे लिए पर्यावरण है। इसमें प्राकृतिक तत्व आते हैं और मानव तत्व दोनों आते हैं। प्राकृतिक तत्व में कौन कौन से? वायु, जल, मिट्टी, आकाश और जीव जंतु, पेड़ पौधे। मनुष्य के द्वारा बनाया गया पर्यावरण कौन सा है? समाज, संस्कृति, टेक्नोलॉजी। अब सब मिलाकर के कहा जाए तो मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण कुल मिलाकर पर्यावरण कहलाता है। इससे हमारा जीवन कैसे कनेक्ट है? तो पर्यावरण से ही हमारे जीवन की बुनियादी सुविधाएं या आवश्यकताएं पूरी होती है। अब इसके अलावा आप कहाँ जाते हो अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने? रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं और वो हमारे परिवेश में आसपास से ही हम लोग ले पाते हैं। हमारा जो बुनियादी आवश्यकता है जो तो पूरा तो करता है पर्यावरण, है ना। उसके साथ साथ हम अगर इस समाज में रह रहे हैं, पर्यावरण में रह रहे हैं, तो आपकी मानसिक शांति के लिए भी जिम्मेदार कौन है? आप लोगों को थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी होती होगी तो माइंड फ्रेश करने के लिए कम से कम घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं तो प्राकृतिक जगह ही एक प्रयास रहता है कि चले जाए, एकांत जगह, एकांत ही नेचर है। कोई ऐसा है कि जो दिमाग थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब है और चला जाए मछली बाजार, थोड़ा सा और शांत हो जाएगा? ऐसा तो होता नहीं। आप एकांत चाहते हैं तो आप किसकी शरण में जाते हैं? नेचर, है ना, प्राकृतिक। शारीरिक और सामाजिक विकास, ये हमारे लिए पूरा का पूरा प्रभावित करता है पूरा पर्यावरण। यही कारण है कि बच्चों को शुरुआत से ही हम शिक्षा में पर्यावरण अध्ययन को स्थान देते हैं, अब तो दे ही रहे हैं। ये देखिए, अगर हम बच्चों को पढ़ाने के दृष्टिकोण से देखें, पहला मुद्दा मुद्दे में क्या है, बिंदु में, सिलेबस में पर्यावरण के दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण का मतलब ही वही होता है कि ये पर्यावरण को आप किस दृष्टि से देखते हैं, वही आपका दृष्टिकोण है। आपका दृष्टिकोण, आपका व्यू, इनसाइट, इंग्लिश में बोलते दृष्टिकोण, इनसाइट, आपका दृष्टिकोण किस प्रकार है।
समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, तो आप जैसा सोचते होंगे वैसा दृष्टिकोण। तो हर बच्चे का दृष्टिकोण एक पर्यावरण के लिए क्या क्या होता है, वो जैसा वो समझता होगा वैसा उसका दृष्टिकोण बनेगा। तो हम बच्चों को शुरू से अगर सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो उस हिसाब से बच्चे का दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति बनेगा। घर परिवार में अगर समाज के बारे में कुछ गलत दृष्टिकोण डाल दिया जाता है, गलत विचारधारा डाल दी जाती है, तो बच्चे का दृष्टिकोण समाज के प्रति वैसा ही हो जाता है। पता ना, किसी धर्म के प्रति बच्चे के अंदर शुरू से वही दृष्टिकोण डाल दो, तो बड़ा होकर के वही दृष्टिकोण से वो सोचेगा। वैसे ही पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण बच्चे का शुरू से हम अगर अच्छा रखते हैं, तो आगे चल करके भी उसके संरक्षण के लिए वो काम करेगा। शुरू से बच्चे को देखा जा रहा है कि पेड़ों को काट कर करके फर्नीचर्स बनाए जा रहे हैं, तो बच्चे ने शुरू से उस दृष्टिकोण देखा है, और उसका दृष्टिकोण यही होगा, पेड़ को काटा जाता है, उद्योग बनाया जाता है। देखिए, यदि हम बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से देखें, तो पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला क्षेत्र पर्यावरण ही है एजुकेशन में। बच्चा जन्म लेता है तो अपने चारों ओर कोई ना कोई चीजें देखता है, सुनता है, या अनुभव या फील करता है, वही उसके जीवन का सबसे पहले पाठशाला होती है ना। बातें समझ में आ रही है यहाँ से? जैसे बच्चा माँ की गोद में पेड़ की छाया में बैठा है, तो उसका मन में यह अंकित हो जाता है कि पेड़ हमें ठंडकता दे रही है। रोज अगर ऐसी आप छाव में बैठेंगे तो आपको लगता है कि पेड़ ठंडकता दे रही है, पेड़ को काट दिया जाएगा तो हमको छाया नहीं मिलेगी। पानी से खेलता है तो पानी की उपयोगिता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। धीरे धीरे तालाब में रोज वो स्नान करने जाता होगा, तालाब का पानी सूख गया तो पानी की कमी का उसको एहसास होगा। इसमें पानी रहता तो काश मैं इसमें खेलता, आनंद लेता, है ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि बच्चा पहले अपने अनुभव को जान लिए रहता है, उसके बाद वो आने वाले समय में उसी को पढ़ता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, बचपन से सभी का महत्व समझ चुके हो, लेकिन आने वाले समय में उसको अपने लिखित रूप से पढ़ा है, लिखा है, याद किया है, पानी बचाने के तरीके, है ना। जैसे आप लोगों को पूछा जाए, वायु प्रदूषण हो रही है पूरी दुनिया में, तो वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, तो आपसे पूछा जाए तो 3 उपाय बताना है आपको, है ना। और आप लोग किस स्तर पे हैं? स्नातक स्तर के छात्र हैं, है ना। कुछ महीनों बाद शिक्षक बनने वाले हैं। तो ऐसे छात्रों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वायु प्रदूषण को रोकना है तो क्या किया जाए? आपका दृष्टिकोण क्या है वायु प्रदूषण को रोकने की? बताओ। कहाँ? किधर पेड़ लगाना पड़ेगा? ये तो प्रश्न है। वायु प्रदूषण पेड़ लगाया जाए। दूसरा, ठीक है, दूसरा, तीसरा, है? खाली जमीन में वृक्षारोपण, हाँ, और हाँ, हाँ, ठीक। ये आप लोगों का इस हिसाब से व्यू है ना। तो बच्चों से पूछा जाएगा तो बच्चा बोलेगा कि ईवी वाहन का उपयोग करना चाहिए, बोलेगा क्या? बच्चे अपने हिसाब से बताएंगे। पहले तो उनको पता होना चाहिए कि वायु प्रदूषण क्या होता है। आपको पता चल गया है वायु प्रदूषण क्या होता है? वो जो भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ होता है, उसी को वो उसी दृष्टिकोण से वो सोचेगा। तालाब गंदा है तो वो डायरेक्ट देख रहा होता है कि तालाब गंदा है, तो तालाब की गंदगी को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे खेतों में काई हो जाती है बहुत, है ना, धान के खेतों में काई का जमना, उसको हटाने के लिए किस दवाई का उपयोग किया जाता है? काई मतलब कवक की फंगी, है ना। तो फंगीसाइड्स किसको कहते हैं? जो उसको हटा दे। काई को हटाना होगा। काई क्या करता है? काई ऐसा परत होता है जो ऑक्सीजन को नीचे नहीं जाने देता। उसके लिए है क्या डालते हैं खेतों में? कॉपर सल्फेट सुने हो? सामान्य रूप से कॉपर सल्फेट। अब मैं पूछूंगा, इधर आ रहा हूँ साइंस वालों से, कॉपर सल्फेट किसको कहते हैं? नीला थोथा, उसी को बोलते हैं क्या कॉपर सल्फेट? चलिए बोल देते होंगे।
आज के समय में जब प्रदूषण फैल रहा है, संसाधन की कमी हो रही है, जलवायु प्रदूषण हो रहा है और हमारा जो डेवलपमेंट है वो संतुलित ना होकर के असंतुलित हो गया है, ऐसे में बच्चों को, आप तो समझ गए हैं कैसे पर्यावरण को बचाना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण से उसको भी समझना होगा और उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। अब वो संवेदनशील कैसे बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक कैसे बनेंगे, इसके लिए है उस उम्र से ही, छोटे उम्र से ही बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दे देना कि पेड़ लगाया जा रहा है तो उनको एक जिम्मेदारी दो कि आपको उसको रोज पानी देना पड़ेगा। कुछ भी हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करिए, है ना। उसके साथ साथ कचरा फैला रहे हैं तो कचरे को एक नियत स्थान पर डालिए। ऐसे बच्चों को जिम्मेदार नागरिक हमको बनाना होगा और ताकि आगे आने वाले समय में बच्चे उसको उसी दृष्टिकोण से देखे जिस दृष्टिकोण से बचपन में उन्होंने देखा है। तो पर्यावरण शिक्षा का अर्थ ये है, आपका क्वेश्चन प्रश्न आता है पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है, फिर ऑप्शंस रहते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ है बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताना, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना, बच्चों को समाज संस्कृति से जोड़ते हुए आगे पर्यावरण के प्रति सचेत करना। उपरोक्त सभी ऐसा होगा। फिर एक दो सही है, एक दो तीन सही है। पेड़ों को अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करते हुए उनके दृष्टिकोण को बदलना। समझ में आ रही बात है, दृष्टिकोण उनका कैसे बनेगा। तो बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देने का, बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताने का, समझाने का हमारा एक उद्देश्य है कि वो प्रकृति और खुद खुद मतलब समाज आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो समाज का ही नुकसान होगा, अर्थात हमारा ही नुकसान होगा। जैसे यदि एक बच्चा ये समझ लेता है कि बिजली जलाने से जो संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे, बिजली जलाने से कभी कभी ये होता है कि लाइट चालू है, पंखा चालू है, अब चले गए, हो जाता है कभी कभी, उससे दिन भर लाइट जल रहा है, दिन भर बिजली जल रहा है तो संसाधन खत्म होंगे। कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं, लगातार कचरा आसपास फेंकने से प्रदूषण बढ़ता है। तो ऐसे में हम बच्चों को अगर शिक्षित करें तो ये सब चीजें वो समझ पाएगा, तो वो उसी दृष्टिकोण से वो पर्यावरण को देखेगा। तो किस किस दृष्टिकोण से, किस उम्र के हिसाब से अब पर्यावरण को बच्चा देखता है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर 5 साल के बच्चों को पर्यावरण के बारे में कुछ पूछा जाए, जो स्कूल नहीं गया है, 5 साल तक स्कूल नहीं जाते, तो पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताइए, तो बच्चा बताएगा क्या 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, उसी हिसाब से हम लोगों को कानून बना है, बता पाएगा नहीं बता पाएगा। तो आपसे उम्मीद है आपने औपचारिक शिक्षा ली है, आपने पढ़ा है, तो आप बताएंगे ऐसे ऐसे, है ना। जल प्रदूषण को बचाने के उपाय तो वो अधिनियम नहीं बता पाएगा। जल को बचाने के उपाय में छोटा बच्चा ये बोलेगा कि पानी को नहीं फेंकना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, नल को समय समय में चालू करना चाहिए, समय समय में बंद कर देना चाहिए। ये उनका कॉन्सेप्ट होगा, उनका दृष्टिकोण होगा। तो ऐसे ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि बच्चों का पर्यावरण के प्रति समझ, उनका दृष्टिकोण और अवधारणा। बच्चों की समझ और दृष्टिकोण उसके एक्सपीरियंस, जब तक उन्होंने पर्यावरण को देखा और उनका उम्र जब तक हो चुका है, उनका अनुभव, परिवार कैसे वातावरण में रहता है, क्या पर्यावरण के प्रति परिवार भी सचेत है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि बच्चों का दृष्टिकोण कैसे होगा। सभी तो निर्भर करते हैं ना परिवार में, समाज के अंदर, समाज में सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा किसी पर्यावरण के बारे में, लोगों के आपसी संबंधों के बारे में कैसे सोच सकता है, आसपास के माहौल वो डिपेंड करेगा, है ना। कई लोग प्रकृति पूजक होते हैं तो आसपास के लोग भी प्रकृति पूजक होते हैं, बच्चों के अंदर वो गुण, माता पिता के वो गुण आएंगे। उम्र निर्भर करता है कि हर समय समय में बच्चे के अंदर पर्यावरण के प्रति वो कैसे कैसे सोच आती जाएगी। 5 साल के बच्चा जो पत्ते आ रहे हैं, पत्ते झड़ते हैं, उसके बारे में कुछ अलग कॉन्सेप्ट रखेगा, है ना। और 10 साल का बच्चा अलग कॉन्सेप्ट रखेगा, आप लोग अलग कॉन्सेप्ट रखेंगे। पत्ता क्यों झड़ता है उसके बारे में, पेड़ के पत्ते क्यों झड़ते हैं उसके बारे में कुछ तो आप पता होगा ना। मैं बता चुका हूँ पेड़ के पौधे पत्ते क्यों झड़ जाते हैं और कब झड़ते हैं, झड़ने का कारण क्या है। पेड़ अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है, वनस्पति विज्ञान, नई पत्ती बनाने के लिए नहीं।
ये मौसम पे डिपेंड करता है। जब आप पढ़ेंगे मौसम का जो समय होता है, बसंत का जो समय होता है, उसके बाद लू चलती है, लू हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं जब चलती है तो उसमें उष्ण हवाएं चलती है, गर्म हवाएं चलती है और शुष्क हवाएं चलती है। ऐसी स्थिति में पत्तियों का जो एक प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण, उसमें आवश्यकता होती है कार्बन CO2 की, और आवश्यकता होती है सूर्य प्रकाश की। तो ऐसी स्थिति में भोजन बनाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा जल की आवश्यकता होती है ना। और लगातार गर्म हवाएं चलने से उसको ऑब्जर्व वो पहले से कर लेता है, इसलिए वो भोजन भी नहीं बना पाता। भोजन नहीं बना पाता तो धीरे धीरे उनके अंदर पत्तियां कम हो जाती है। अगर वो पत्तियों को ना गिराए पौधा, तो उसके अंदर जो जड़ में भी पानी जो भरा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। इस कारण से पत्तियों को हटा दिया जाता है ताकि जड़ और तने में जो पानी है वो बचा रहे। और उसके जैसे ही मौसम बदलता है, हरियाली आती है, ऊपर से बारिश, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया बड़े बच्चों का। छोटे बच्चे उसको अलग ढंग से देखेंगे। आप जैसे बोल रहे हो नई पत्ती आने के लिए छोड़ देता होगा, बहुत पुराना हो गया है, ऐसे है। हर बच्चा अपने स्तर पर पर्यावरण को अलग ढंग से देखता है और समझता है। यही कारण है कि एक छोटा बच्चा केवल ये समझ पाता है कि पेड़ हमें क्या देता है, छाया। और बड़ा बच्चा ये समझेगा कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, बारिश होती है, वायु प्रदूषण कम होता है। ये बड़े बच्चे सोच सकते हैं, छोटे बच्चे को यही पता है ना, छांव मिलता है। उम्र के साथ साथ बच्चों का समझ, बच्चों के दृष्टिकोण और बच्चों का किसी पर्यावरण के प्रति अवधारणा, इसलिए जरूरी है आप लोगों को कि हम उसको वैसे ही बताएं जैसा वो रियल में है। ध्यान रखेंगे, जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ बताते हैं तो कुछ भी नहीं बता देना है ना। वैसे ही कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ेगा वो। बच्चों को पर्यावरण की समझ या दृष्टिकोण लाने के लिए विशेषता है कि हम हमेशा बच्चों को कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट अर्थात मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाने का प्रयास करें। ये हमारी समझ होगी नहीं, यानी छोटे बच्चों को केवल ठोस चीजें ही दिखाई जाए, रियल चीजें ही दिखाई जाए, जिसके वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, प्रत्यक्ष रूप से छू सकता है। जैसे मिट्टी मिट्टी होता है, एक मिट्टी होता है, ऐसा नहीं बोलना है बच्चों को, है ना। एक मिट्टी होता है जो जमीन के ऊपर होता है, मिट्टी होता है, काली मिट्टी होता है, भूरी मिट्टी होता है, ऐसा नहीं। आपको रियल में आपको प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी बताना है तो दिखाइए, पानी दिखाइए, पशु पक्षी फूल सबको रियल रूप में उनको दिखाना है, जिसको देख सकता है या फिर छू सकता है। वे इनके महत्व को साधारण रूप से समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता जाता है वो चीजों को वो अमूर्त रूप से समझने लग जाता है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे और पर्यावरण के प्रति सीधा, आपके अंदर जलवायु कैसे परिवर्तित हो रही है ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में आएगा। जलवायु परिवर्तन के बारे में हमने कल चर्चा किया था। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? वैश्विक ताप अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। सतत विकास को समझ पाएंगे बड़े बच्चे। आप लोग बड़े बच्चे हैं वैसे, है ना। जो किशोर होंगे वो बड़े बच्चे कहलाएंगे, प्राथमिक वाले बच्चे जो हैं छोटे बच्चे कहलाएंगे। सतत विकास को बताएंगे बच्चों को तो समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों को उम्र के हिसाब से उनके दृष्टिकोण को देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षक को यह पहचानना जरूरी है कि बच्चे की समझ किस स्तर पर है। शिक्षक पेपर ले रहा है तो उनको बच्चों का कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से पर्यावरण के संबंध में प्रश्न पूछना पड़ेगा। 5 से 7 साल के बच्चों को सीधे ग्लोबल वार्मिंग समझाने की कोशिश की जाएगी तो वो बात उसकी समझ से बाहर होगी। आप लोगों की समझ से बाहर थी, जैसे समझ में आया, लेकिन आप लोगों को सीधे हमने बोलकर बताया, अमूर्त चीजों से ही आपका समझ बन गया। ऐसा होता है, वैसा होता है, बोलने से ही समझ में आ गया। छोटे बच्चों को बताया जाएगा कि ऐसे वायुमंडल है, वायुमंडल में लेयर है, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। उसको या तो इमेज दिखाना पड़ेगा या फिर वीडियो। कारों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है जिससे तापमान बढ़ता है। ये पहले बताना है बच्चों को। जो भौतिक चीजें उन्होंने देखी है, बाइक से, कार से, भारी वाहनों से धुआं निकलता है पीछे से, तो उस धुआं, वो जो धुआं होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? वातावरण में। वहां पहुंचता है तो वो हम लोग सांस लेते हैं तो वही धुआं जो हमारे नाक में चला जाता है, वातावरण में फैला हुआ है तो गर्म हो रहा है। ये ऐसे ऐसे बता करके आपको वहां तक ले जाना है।
यहां से देख लीजिए, बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है, दृष्टिकोण है, विचारधारा है, पुस्तक पढ़ने से नहीं बनता है। उसके लिए जरूरी है परिवार पर्यावरण के प्रति सचेत हो, आसपास का समाज, और मीडिया में, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म आज का, इससे जितना उनका जुड़ाव होगा, जितना उनको देखेंगे बच्चे, जितना समझेंगे, उतना उनके अंदर दृष्टिकोण या कॉन्सेप्ट या विचारधारा समझ बनती जाएगी। घर में अगर बड़े लोग पानी बचाते हैं, कचरा डस्टबिन में डालते हैं, तो छोटे बच्चे भी देख करके वैसा ही काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बच्चे का जो दृष्टिकोण है अक्सर उसकी जिज्ञासा पर आधारित होता है। वे प्रश्न पूछते हैं, पक्षी क्यों उड़ते हैं, पेड़ क्यों हरे होते हैं, बारिश क्यों होती होती है। ये जिज्ञासा ही उनके सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। देख जितनी चीजें वो देखा रहता है उसके हिसाब से वो प्रश्न करता जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, शिक्षक या अभिभावक इन प्रश्नों का सरल उत्तर दें, और ये जरूरी है सही उत्तर दे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं बताना है, बच्चों को चुप कराना है तो कुछ भी बोल देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, दृष्टिकोण धीरे धीरे विकसित होता है। तो यहां से फिर देखेंगे कल जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का दृष्टिकोण। जीन पियाजे ने 4 चरण बताया है, अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। ये उनमें अलग अलग तरीके से कार्य करता है, इसको समझेंगे। ठीक, रीजनिंग बना लेते हैं कुछ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, लुप्त पद ज्ञात करना। कॉपी में पूरा नोट्स रीजनिंग का हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे, उसको भी आप लोग ध्यान देंगे। रीजनिंग का बुक आप लोगों को लेने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोग जैसे ही एक पुस्तक तो रखना ही पड़ेगा जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हो, उसमें सभी टॉपिक तो मिलेंगे ही, है ना, जो प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, और जो हम पढ़ रहे हैं वो भी आपके लिए काम आएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, और सिलेबस भी होनी चाहिए। किसका माइक ऑन है, ध्यान देंगे। पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं। आप लोगों ने ऐसे प्रश्न सॉल्व किए होंगे लुप्त पद ज्ञात करने वाले। रीजनिंग एक भी बार आप लोगों ने देखा होगा। लुप्त पद किसे कहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। पहला चीज तो ये है कि आपको, कल हमने एक बीच में कोई कॉन्सेप्ट देखा, मान के चलो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, नहीं, तो यहाँ पर लुप्त पद जो है वो हो जाएगा 32। ये सीरीज का हिस्सा है ना। लुप्त पद में आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलते हैं। एक त्रिभुज बना दिया मैं, और त्रिभुज बनाने के बाद यहां पर देखिए, ध्यान से देखते जाएंगे। अब आपको x का मान ज्ञात करना है। ये लुप्त पद का एक कॉन्सेप्ट होता है। आपको कुछ ऐसे हिंट दे दिए जाएंगे, जैसे उसको पहचानना होगा,
और लुप्त पद को पता करना होगा। यहाँ पर भी एक मैं कुछ लिख देता हूं, उसको ध्यान रखेंगे। इसको बताइए, यहाँ x लिख देता हूं। x का मान पता करना, लुप्त पद का कॉन्सेप्ट यहीं से है। सुडोकू बनाते थे पहले क्या? हाँ, वो नंबर फिल करने वाला होता था, उसके भी कुछ रूल्स होते थे। आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, तो लुप्त पद का ये सीरीज का हिस्सा है, ये लुप्त पद का है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई संख्या लिखना होगा, ऑप्शन देता हूं इसके लिए। मान के चलो A4, B3, C2, D6। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक समझने होंगे, कुछ लॉजिक लगाने होंगे हैं? वही तो पता करना है कि लुप्त पद ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ऐसे नियमों का या ट्रिक का उपयोग करना होगा कि वो 22 आना चाहिए। हम अगर 6 और 3 को जोड़े तो कितना होगा, और यहाँ पे ऐसे क्या रखें कि 22 आ जाए? ऑप्शन है 13, नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 रखता हूं, ठीक, तो 6 3 9 और 2 11, 11 दूनी, ये लॉजिक लगेगा। लुप्त पद में दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यहां पर फिर से मैं ऑप्शन दे देता हूं। लुप्त पद आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत सारे सीरीज के नियमों को पालन करना पड़ता है, बहुत चीजें समझना पड़ता है। सिंपल चीज है, 3 और 4 7, 6 और 3 9, अब 4 और 5 9, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं लुप्त पद में। इसका लॉजिक क्या था, हमने तीनों को जोड़ा, आया नहीं मान। अगर यहाँ 13 रहता तो 13 उत्तर होता, नहीं है तो कुछ लगाइए, इसको डबल करके देखिए। जहां पर भी छोटी संख्या है और उसके बाद कोई बड़ी संख्या, तो हो सकता है परिणाम वही हो। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जब छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 1 2 3 और 4 को जोड़ के देखिए 7 हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता था कि तीनों को जोड़ने पर कुछ ऐसे मान आते, अभी सबके बारे में बताता हूँ, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कई तरीके हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको पता करना होगा कुछ मान, लुप्त पद में बताना होगा कि क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आप लोगों ने 2 3 दिन रीजनिंग पढ़ा है, अंक का रीजनिंग। प्रश्न है लुप्त पद में x का मान क्या होगा। तो लुप्त पद में हम देखते हैं कि ये ऐसे आगे बढ़ रहा है क्या, है ना, संख्यात्मक रूप से ये आगे बढ़ रहा है। 3 के बाद 10 आया है, तो एक कोशिश करिए कि दोनों के बीच अंतर कितना है, 7। इसके बीच अंतर कितना है, 7। तो इसके बीच अंतर कितना हो सकता है, 7। तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो x बराबर 24। दूसरा चीज, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, एक ही प्रश्न में 2 उत्तर आ सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, +7 का जोड़ है ना, इस कारण से। दूसरा हमने देखा 2 का वर्ग धन 1, इसका मान 3 है। 3 का वर्ग धन 1, इसका मान 10 है। 4 का वर्ग धन 1, इसका मान 17 है। तो 5 का वर्ग धन 1 बराबर 26 है। तीसरा कॉन्सेप्ट, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट गलत। बाकी चीजें तो यही देखना कि कोई भी एक हिस्सा एरर मिला तो ऑप्शन में नहीं होगा।
ऑप्शन मिलेगा ना, ऑप्शन से ही आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे वहां पे 13 और 2 नहीं हो सकता ऑप्शन, पहले जो प्रश्न देखिए ना इसमें, तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पे गोला लगाते आप, ये तो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। 4+1 लिखा कितना है 3, तो यहाँ पे हो गया ये गलती। तो x का बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, लॉजिक बहुत सारे हैं, बनाने के तरीके कई सारे हैं। और देखिए क्वेश्चन इसके लिए भी देखेंगे कि हाँ, +1 +2 का कॉन्सेप्ट होता है, गुणा का कॉन्सेप्ट होता है, भाग का होता है, प्रश्न के हिसाब से आगे बढ़ते जाना है, जोड़ का होता है। एक सिंपल देखते हैं प्रश्न में। x का मान पता करना है। मैं आता हूँ। सिंपल प्रश्न से 3 किस मामले में आएगा? नहीं, वो ऐसा लुप्त पद में आपको कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। अगर हम देखें 3 6 और इसका योग हो रहा है 12, इसका योग भी हो रहा है 12, तो इसका योग भी हम लोग कर सकते हैं। x बराबर क्या रखेंगे 8, तो हो जाएगा ये। आपको एक पैटर्न मिल गया ना, वो ऑप्शन के हिसाब से आपको तय करना। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है ना। ऑप्शन देता हूं, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उसको बना लेंगे। यहां पर भी 12, अगर x का मान हम लोग 8 रखें तो सभी संख्याओं का योग, वो भी ऊपर से नीचे का योग 12 है। ये आप लोगों के लिए समझने के लिए लिख सकते हैं, रीजनिंग में कई पैटर्न होंगे। हम्म आगे देखें, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा किस लॉजिक से ये बन रहा है। बढ़े आगे, इसी को नीचे लिख देता हूँ ना, छोटा कर देता हूँ इसको। चलिए फिर से इस पैटर्न को पहचानना पड़ेगा और लुप्त पद को पता करना पड़ेगा। चिन्ह दे देते हैं। सिंपल लॉजिक है, मिल गया होगा। यहाँ पर अलग है अंक।
यहाँ 30 है। ये लॉजिक आया है, इन दोनों को जोड़कर इससे गुणा किया गया है। 4 3 7, 7 छक्के 42, 4 और 2 6, 6 पंचे 30, 3 और 2 5, 5 छक्के 30। तो ये हो गया 3 धन 4 गुणा 6। ऐसा लिख सकते हैं पहली पंक्ति 42, 2 धन 4 गुना 5, द्वितीय पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में 3 धन 2 गुना 6, 3 2 5 6 के 30। तो x बराबर हो जाएगा 30। कठिन हो रहा है क्या? थोड़ा सा सरल से शुरुआत करें क्या? कठिन ही दूंगा ताकि आप लोगों को उस लेवल को ध्यान रखेंगे। बहुत अलग अलग तरीकों से प्रश्न आते हैं। हो गया? चलिए एक सिंपल प्रश्न है, स्टार बना देते हैं आप। एक स्टार है और स्टार में लिखा हुआ है 7 16 34 142 286 और यहाँ पर x है। x पद का मान ज्ञात करिए। कोई ना कोई लॉजिक से लगा होगा, हमेशा छोटे से शुरुआत करिएगा। एक रूल्स बता देता हूं आपको, यहाँ से आपको 7 से 16 जाना है, 16 से 34 जाना है, 34 से x जाना है, ऐसे जाना है और किसी पैटर्न पे है। तो पहला तरीका क्या है, 7 से 16 कैसे आएगा? हाँ ठीक है। 34 कैसे आएगा? बस हो गया उत्तर। ये है 7 गुना 2 प्लस 1, 16 आ गया, सॉरी 2, 14 धन 2 16, फिर हो गया 16 गुना 2 प्लस 2 34, और 34 गुना 2 धन 2 70। मैं इस टॉपिक को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले विषमता पहचानना और अंक की श्रेणी को देखा है, इस कारण से। तो आगे अगर 142 को प्रूफ करना है तो 70 गुना 2 प्लस 2 142, तो x का मान क्या हो जाएगा? 70। थोड़ा देर बाद अभी जाएंगे। ध्यान से बनाएंगे इसको। x का मान अभी हो जाएगा।
आ गया? 8, 27, 64 किसी का घन है, ठीक है। 8 किसका घन है? 2 का घन बराबर 8, 3 का घन बराबर 27, 4 का घन बराबर 64, तो x बराबर 5 का घन बराबर 125 और 6 का घन बराबर 216, तो x का मान हो जाएगा 125। हो गया? चलिए, दूसरा है, एक पैटर्न बना हुआ है, उसको आप लोगों को फाइंड करना है 4 प्रकार से। प्रश्न लिखते जाएंगे ना कॉपी में। सिंपल प्रश्न 3 सेट में जब आएगा तो भी लॉजिक लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है। सिंपल से शुरू कर रहा हूँ ना मैं, फिर कठिन प्रश्न इसमें डलेगा। लॉजिक देखेंगे, हम इस तीनों को कंपेयर करेंगे और आपको बताना है कि इसको, इस पद को समझते हुए, इस पद को समझते हुए इस पद के वैल्यू तक जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 80 और सबका कनेक्शन 80 से होगा। कनेक्शन कैसे है? 5 4 9 9 2 11 2 15, नहीं जमा 15 आया। तो एक कोशिश कर सकते हैं, सबको गुना कर से देख सकते हैं। सबको गुना करें आपस में, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी। एक बार कोई उत्तर आ गया प्रयास में तो सेम यही प्रयास उसी पैटर्न में आपको करना है ताकि आपको सही पैटर्न मिल सके। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 40 दूनी 80, तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 दूनी 80। सभी बाह्य अंकों का गुणा बराबर 80। ये लिख लीजिए, हिंट, हिंट जरूरी है। ये हिंट का कौन सा प्रकार है? आपको दोनों चीजें कॉमन मिल गई, लेकिन अगर ये बीच की संख्याएं अलग अलग हों तो आपको केवल पैटर्न पहचान करके वो लुप्त पद पता करना होगा।
चलिए क्वेश्चन देखेंगे फिर से। तीन त्रिभुज हैं और तीनों त्रिभुज के कुछ पैटर्न हैं, आपको उस आधार पर लुप्त पद पता करना होगा। ठीक। ये दोनों कोई ना कोई पैटर्न से बने हुए हैं और आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, लुप्त पद ज्ञात करना है। मैं तो ऐसे ही दिया हूँ, मैं भी नहीं निकाला हूँ, आ गया। आएगा आएगा। लॉजिक बताएंगे। बस सेम पता चल गया। यहां पर देखेंगे, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग होता है 25। ठीक है। 9 और 16 25। 8 का वर्ग और 6 का वर्ग होता है 100। तो 11 का वर्ग होगा प्लस 12 का वर्ग होगा। 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144। इसका योग हो जाएगा 265। सिंपल लॉजिक था। अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है इसका वो वर्गों का अंतर दे दिया हो सकता है इससे ये 5 का वर्ग, इसको हम 5 ही माने, उसके बाद इससे जोड़ करके इसका वो घनमूल हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो पैटर्न को पहचानना है, केवल ऐसे ही आएगा नहीं, कुछ भी घुमावदार आ सकता है। प्रश्न ऐसा आपको आकृति में मिलेगा तो दिमाग पे ये आ गया है। ऐसा प्रश्न सॉल्व किया है पहले भी, नहीं किए थे? हम्म। हम्म। उत्तर अलग आया, उत्तर अलग आया तो उत्तर अलग, उत्तर अलग आया तो फिर गड़बड़ है। हर मामले में, हर मामले में लॉजिक को लगाना ही है। चलो भाई, अब एक और देते हैं। तीन 120, 36 और लुप्त पद है एक्स। ये आया हुआ है यूपीएससी में, आईएएस का प्रश्न है। अब बना दीजिए। हम्म।
आया लॉजिक लगा? बताएंगे कैसे? लॉजिक ही बताना है बस, उत्तर तो फिर जल्दी बनाए, 9 लाना है आपको। नहीं समझ रहे? चलो जल्दी समय मत करिए, बता देता हूँ भाई। पहले ये प्रयास करिए कि देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। हमेशा जब एक संख्या बड़ी हो और ऊपर या अगल बगल की संख्या छोटी हो, तो छोटी संख्या से मिलकर ही बड़ी संख्या बनी होगी, पहले आपको सोचना पड़ेगा। या कभी कभी ये होता है कि भाग विधि से बड़ी संख्या छोटी हुई है क्या, ये भी, अगर गुणा है और भाग है तो एक दूसरे के विपरीत चीज है। आप देखिए, 2 से 80 कैसे आ सकता है? 40 से गुणा करने पर 80 आ जाएगा, ये लॉजिक हमने रखा। यहां से हो गया इंटू 40। 6 से 24 कैसे आ सकता है? इंटू 4 से। तो क्या हम इसको इसमें इंटू 40 करते हैं, जैसा उसमें किया था, तो 120 आया। और इसमें 4 का गुणा किए थे तो भागित 4 करने थे। इसमें क्या संख्या रखें कि 36 आ जाए? तो यहाँ पे हम लोग x बराबर 9 रखते हैं, तो 9 चौक 36। क्लियर हो गया? इतना तो सोचना पड़ेगा और जल्दी सोचना पड़ेगा, समय को ध्यान में रखते हुए। चलिए सेम वैसे ही क्वेश्चन 10वां लिख देता हूँ, 10 तो हो ही गया होगा। हाँ हो जाएगा। है 2 ही है, बढ़ना चलो, देख के बताइए। कॉपी में फटाफट बनाइए, डब्बा बना के सिंपल। ये आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है, ये आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है, ये कोशिश करिए। आया? ठीक है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, वैसे ही 5 दूनी 10, तो कितना दूनी 20? 10 दूनी 20। ये चीजें आप बना के रखें कॉपी में, उत्तर बस मत लिखिएगा। तो आप कॉपी देखें, कॉपी देखेंगे ना बाद में, तो समझ कैसे आएगा, बना कैसे था, फिर से बनाने लग जाओगे। तो लॉजिक आपको पता चल गया, ऐसे ऐसे हमने नोट्स बनाया था, तो एग्जाम हॉल में कुछ लॉजिक याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। मत ना बेटा, इधर नहीं आना आप लोग।
तो सफेद में लिखता हूँ। हटो हटो हटो। हाँ, पता नहीं, ऐसी दिया हूं मैं। कुछ सामान्य प्रश्न से शुरुआत करेंगे, फिर कठिन प्रश्न आएगा इसमें। आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि उसको छोड़िए, 39 कैसे आया है उसको पहले कोशिश करिए। कितने इसके वैरायटीज हैं आप सोच नहीं सकते हो, कुछ भी दे सकता है प्रश्न। 31 तो नहीं होगा। ऑप्शन फिर चेंज हो गया। उनचालीस आया है, किसी किस ट्रिक से आया है पहले पता करिए। आप लोग का आंसर कितना आया है बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड। किसी का उत्तर 60 आ गया होगा तो आप लोग सफल हो गए। चलिए बता देता हूँ, 60 आया है उत्तर। आ गया, वेरी गुड। नहीं आया, दोनों डब्बा तो बनाओ, कंजूसी नहीं करना है, बनाना है। और कौन सा कॉपी लेके आए हो? मोटी कॉपी बनाना है, रीजनिंग के लिए है वो। हाँ तब ठीक है। पता चल रहा है पूरा। छोटा छोटा कॉपी लेके आ रहा हूं। देखिए, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, इसका 6 और 4, 6 × 4, 6 × 4 = 24, 5 × 15, इसका योग हो जाएगा 39। वैसे ही यहां पर 3 × 7 21, 13 × 3 39, दोनों का योग 60। तीसरा चौथा भी रह सकता है। यहां पर आगे इसको मैं बढ़ाता, मैं तो यहाँ पे 60 लिखता मैं, और अगले में कोई ना कोई एक गायब कर देता। हाँ, ये इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ आसान से। कभी भी लुप्त पर ग्रास करने के लिए एक श्रेणी मिलनी चाहिए, है ना, दो चीज कॉमन मिलनी चाहिए, तब तो तीसरा को कॉमन अंदाजा लगाएंगे भाई, ये तो है ना। तो चलिए तीसरा अंदाजा लगाइए। 3 चाहिए आप लोगों को तो 3 भी मिल जाएगा, बनाएंगे ऐसी। क्वेश्चन नंबर जो भी है 11 डाल देते हैं पहले, ऐसी छोटा छोटा आकृति बनाएं और उसके बीच लिखेंगे 9, 16, 18, 36, 25। दूसरी आकृति बनाएंगे, वहां लिखेंगे 25, 64, 18, 16, 64, 18, 16, 1। मत न जी को तो देख भाई। तीसरी आकृति बनाएंगे, तीसरे में लिखेंगे 9,
64, 18 एक, और ये x है। चलिए इसको बनाएंगे, बन गया तो फिर आज यहीं पे रुकते हैं। कितने प्रश्न हो गए? मैं तो 11 लिख दूँ जैसे भी है। ऑप्शन में तो 6 नहीं है। छह किसी का वर्ग नहीं है। छह का वर्ग क्या होता है, ये उत्तर है। छह का वर्ग 36। हाँ ठीक है, आ गया। आपको यहाँ पे मान लिखना है ना, उसका 6 आया है, उसका वर्ग होगा 36। अब 36 सभी लोग खोजने का प्रयास करिए। अरे भाई, आपको हमेशा सेंटर के जो मान है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये बना कैसे है, एक बार कम से कम अगल बगल की चीजों को देखिए। हमेशा आपको वर्गमूल और घनमूल याद होने चाहिए, सबसे जरूरी चीज है ये बनाने के समय। ये किसका वर्ग है? ये और ये सबके वर्गमूल को निकालिए, जोड़िए, कितना होता है एक बार जोड़ के देखिए। ये 3 का वर्ग हो गया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। वर्गमूल 9, अर्थात किसका किसका वर्ग है, ये सीधा सीधा लिख देता हूं। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, सबको जोड़ने से कितना हुआ? 18। मान दिया है 18। एक लॉजिक लग गया है क्या? ये वही पैटर्न में है, एक का वर्ग एक ही होता है। ये हो गया फिर 5 64, 8 का, एक का, 16 4 का, योग करने पे कितना आएगा? इसका भी 18 होता है। यहां पर देखिए 18 लाना है आपको, यहाँ पे 18, तो 9 का हो गया 3 प्लस 64, 8, एक का 1, तो 8 3, 8 3 11, 11 1 12, 12 में हम कितना जोड़ेंगे? 18 हो, 6 जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे अर्थात ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग, तो x बराबर हो जाएगा 36। ऑप्शन में 6 भी है 36 भी है, गलत हो जाएगा आप लोग का। 6 आपका गलत ही होता, 6 निकालते और 6 ऑप्शन देखता और लगाते। चलिए इस पे हम लोग कठिन प्रश्न करेंगे कल, ठीक है? तो बहुत टाइम से बना रहा हूं मैं, लिख लेंगे इसको, लॉजिक को कैसे आया है। हर क्वेश्चन में लुप्त पद में उसका तरीका लिखेंगे बगल में, ताकि आप उस कॉपी को देखें। तो रफ मत कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से कॉपी बनाइए।